औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर 7 के अंदर हमने दो एल्गी जो हैं वो डिस्कस करेंगे, एक क्लेमेडोमोनास और दूसरा स्पायरोगायरा। सबसे पहले हम जो एल्गी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लेमेडोमोनास। इसकी क्लासिफिकेशन सबसे पहले देख लेते हैं कि किंगडम प्रोटोक्टिस्टा से इसका ताल्लुक़ है, डिवीजन या फाइलम क्लोरोफाइटा है, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर जो है वो वोल्वोकैलस, फैमिली जो है वो क्लेमेडोमोनाडेसी, जीनस क्लेमेडोमोनास। अक्रंस को डिस्कस करते हैं कि सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर है, मतलब कि एल्गी में सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर है और ज़्यादातर ये फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है, ऐसे फ्रेश वाटर के अंदर जहाँ पर अमोनियम कंपाउंड्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, मतलब पॉन्ड्स के अंदर, पूल्स, डिचेस और मॉइस्ट सॉइल के ऊपर भी हमें मिलता है। जिस भी स्टैगनेंट पूल के अंदर, मतलब खड़ा हुआ जहाँ पर पानी होता है, ये मौजूद होते हैं ज़्यादा अमाउंट के अंदर, तो वहाँ का जो कलर है वो टर्बिड ग्रीन, मतलब थोड़ा सा गदला सा हो जाता है, ठीक है, टर्बिड ग्रीन। एक आधी स्पीशीज़ ऐसी भी है जो स्लाइन वाटर के अंदर पाई जाती है, जिसके अंदर क्लेमेडोमोनास एहरन बर्गी है, ठीक है, वो समंदर के अंदर भी पाई जाती है। अच्छा, इनमें कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं कि जब वो रेस्टिंग स्टेज के ऊपर होती हैं तो उनके अंदर वो क्लोरोफिल जो है, मतलब जो ग्रीन पिगमेंट होता है, वो अभी इतना ज़्यादा नहीं बना होता, तो उसकी जगह के ऊपर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम हेमेटोक्रोम्स कहते हैं, वो ज़्यादा होता है। अब जब वो रेड कलर के पिगमेंटेड सेल्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं उस स्पीशीज़ के, तो वो जो पूरा पूल है वो रेड कलर का दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसकी जनरल डिस्कशन से पहले इसकी हम एक जनरल सी डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले जो इसकी शेप है वो तो पियर लाइक होती है, ठीक है, जैसे एक नाशपाती होती है उस तरह की होगी। इसके ऊपर आपको दो दो फ्लैजेला नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और इसमें जो वैक्यूल है वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। अब कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ऐसे वैक्यूल हैं जो किडनी की तरह काम करते हैं। अब किडनी का क्या काम होता है कि बॉडी के अंदर जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होंगे वो भी इस सेल में आने वाले एक्स्ट्रा वाटर को सेल से बाहर निकाल देगा। इसके अंदर एक आई स्पॉट है जिसको हम स्टिग्मा भी कहते हैं। बेसिकली ये लाइट के हवाले से गाइड करता है कि लाइट इंटेंसिटी जहाँ पर ज़्यादा होगी कम होगी, ये उसके मुताबिक मूवमेंट शो करता है पूरा सेल। इसके अंदर यू शेप क्लोरोप्लास्ट है, जो पूरा ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर हमें इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है, ये पूरे का पूरा क्लोरोप्लास्ट है। और इस क्लोरोप्लास्ट के दरमियान में, मतलब कि आप इस यू के दरमियान में पर्पल कलर का न्यूक्लियस देख सकते हैं और बाकी के ऑर्गेनेल्स भी अरेंज होते हैं इसी जगह के ऊपर, मतलब जो साइटोप्लाज्म होता है। और क्लोरोप्लास्ट के दरमियान में ग्रीन कलर का जो क्लोरोप्लास्ट है उसके दरमियान में एक स्ट्रक्चर है पायरिनॉइड। अब पायरिनॉइड के दो फंक्शन हो सकते हैं, एक तो ये कि स्टार्च को स्टोर करना, मतलब कि स्टोर्ड फूड इसके अंदर होती है, और बेसिकली ये प्रोटीन्स का बना होता है। और इसके अंदर एंजाइम्स भी हो सकते हैं। कैसे एंजाइम्स? जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करवाएंगे, मतलब जो फोटोसिंथेसिस के अंदर प्रोसेस होता है वो वाले एंजाइम भी हो सकते हैं। अब डायग्राम देखते हैं थोड़ी और डिटेल के अंदर, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको ना इसके टिप के ऊपर एक पेपीला, एक उभार नज़र आएगा जहाँ से दो फ्लैजेला जो है वो निकलते हैं। अब इन फ्लैजेला के हवाले से बताया जाता है कि ये कोई एक अपर्चर भी हो सकता है, मतलब कि एक ही सुराख हो सकता है जहाँ से दोनों निकलेंगे, या इनकी अलग अलग कैनाल्स भी हो सकती हैं। दूसरा, फिर से कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के हवाले से बताया गया है कि जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था आपके साथ, कि जितना भी एक्स्ट्रा वाटर इस सेल के अंदर आ जाएगा, ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की जिम्मेदारी होती है कि उसको वो बाहर निकाल देंगे। स्टोरेज ग्रैन्यूल है फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। आई स्पॉट दिखाया गया है, मतलब जो लाइट इंटेंसिटी के हवाले से गाइड करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है, इसके अंदर न्यूक्लियस दिखाया गया है, और एक यू शेप क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स जो है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। इसी यू शेप क्लोरोप्लास्ट के ऊपर पायरिनॉइड पड़ा है जिसके इर्द गिर्द स्टार्च ग्रेन्स जो है वो पड़े होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके बाहर जो है वो सेल वाल है और एक इसकी सेल मेम्ब्रेन दिखाई गई है। तो ये एक जनरल सा स्ट्रक्चर था और इसी स्ट्रक्चर के हवाले से हमने आगे टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है जी, स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमेडोमोनास। तो जब भी हम वेजिटेटिव स्टेज के अंदर देखते हैं तो इसका साइज़ जो वो 0.02 मिलीमीटर है, तो इसका मतलब हमें अगर इसको ऑब्ज़र्व करना है तो इसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। इसकी जो शेप होती है वो स्पेरिकल, एलिप्सॉइडल, सब सिलेंड्रिकल और पायरीफॉर्म। पायरीफॉर्म मतलब पियर शेप होती है, जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था। इसके इंटीरियर एंड के ऊपर जो है वो एक छोटा सा पॉइंट बना होता है जिसको हम एपिकल पेपिला भी कह सकते हैं। इसके बाहर एक थिन सेल वॉल होती है, ठीक है, और उसके बाहर एक म्यूसिलेजिनस शीट भी पाई जाती है। फ्लैजेला के हवाले से हमने देखा डायग्राम के अंदर कि दो फ्लैजेला हैं
अब वो जो दोनों फ्लैजेला हैं वो एक ही अपर्चर से भी निकल सकते हैं या अलग अलग सेपरेट उनकी कैनाल्स भी हो सकती हैं। अब क्वेश्चन है कि ये दो फ्लैजेला निकलते कहाँ से हैं? तो ये हमने बैक्टीरिया के अंदर भी डिस्कस किया था कि जो फ्लैजेला वगैरह होते हैं ये बेसल बॉडी से निकलते हैं। यहाँ पर बेसल बॉडी को एक स्पेशल नाम दिया गया है जो हमने याद रखना शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, ब्लीफेरोप्लास्ट। ठीक है, ब्लीफेरोप्लास्ट जो होते हैं वो ग्रेन्यूल्स होते हैं जहाँ से ये फ्लैजेला निकल रहे होते हैं। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल को हमने देखा डायग्राम के अंदर कि दो जो है वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं फ्लैजेला की बेस के ऊपर, और वो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब जो भी एक्स्ट्रा वाटर सेल के अंदर आता है उसको बाहर निकालते हैं। आई स्पॉट एक ऑरेंज रेड पिगमेंट स्पॉट है जिसको हम स्टिग्मा भी कहते हैं, और ये भी फ्लैजेला के पास होता है। और बेसिकली ये इसके इर्द गिर्द एक छोटी सी आप कह सकते हैं थिकनेस या एक माइन्यूट सा लेंस जो है वो मौजूद होता है, और ये सेल के लिए एक प्रिमिटिव आई का काम करती है, एक आँख का काम करती है, और ये सेंसिटिव होती है लाइट के हवाले से। और इस पूरे इंडिविजुअल को लाइट के हवाले से गाइड यही करती है कि अगर इसने इंटेंसिटी के हवाले से लाइट की तरफ या लाइट से अवे मूव करना है तो ये आई स्पॉट ही इसको गाइड करेगी। उसके अलावा कप शेप या यू शेप क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसे भी हैं जिनके अंदर नेटवर्क लाइक या डिस्क लाइक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर ये कप शेप क्लोरोप्लास्ट या यू शेप क्लोरोप्लास्ट जो है वो पाया जाता है, और इसकी मदद से जो है ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करता है और अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार करता है। पायरिनाइड भी हम डायग्राम के अंदर देखा था कि सेंट्रल प्रोटीन बॉडी होती है जिसके इर्द गिर्द जो है वो स्टार्च के ग्रेन्स होते हैं, और बेसिकली जो है वो ये कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन या स्टार्च ग्रैन्यूल्स की स्टोरेज के लिए काम अपना परफॉर्म करता है। न्यूक्लियस जो है वो भी मौजूद होता है। ठीक है, और वो क्लोरोप्लास्ट के सेंटर के अंदर मतलब जो स्पेस होती है वहाँ पर ये न्यूक्लियस मौजूद होता है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोनों जो है वो क्लेमाइडोमोनास के अंदर होती है, और हमारा जो नेक्स्ट हाफ इसके हवाले से क्लेमाइडोमोनास के हवाले से है वो रिप्रोडक्शन के ऊपर ही है सारा। अब ए सेक्शुअल जो तरीक़ेकार है उसके अंदर जूस्पोर फॉर्मेशन हो सकती है, अप्लानोस्पोर फॉर्मेशन हो सकती है, या पाल्मेला स्टेज एक आती है उसको हम डिस्कस करेंगे। और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ओओगैमी को डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले हम जूस्पोर फॉर्मेशन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसको हम पहले डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक वेजिटेटिव सेल दिखाया गया जो कि एक नॉर्मल क्लेमाइडोमोनास है। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये जो नॉर्मल एक सेल होता है ये सबसे पहले क्विसेंट हो जाता है। क्विसेंट मतलब नॉन मोटाइल, ये हरकत नहीं कर पाएगा। अब हरकत कब नहीं कर पाएगा कि इसके जो फ्लैजेला होते हैं वो डिग्रेड कर दिए जाते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं, जो कि हम डायग्राम बी के अंदर देख रहे हैं कि अब इसके अंदर ना फ्लैजेला हैं और ना ही इसके कंट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं। अच्छा, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो सेल है ये डिवाइड होना शुरू होता है अंदर से, मतलब इसका जो अंदर का प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक डिवीजन आई है, और उस डिवीजन ने इसके अंदर मौजूद क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस को डिवाइड कर दिया, और फिर एक और डिवीजन शो की गई है। अच्छा, इस डायग्राम के अंदर सिर्फ ये दो डिवीजन दिखाई गई हैं, लेकिन जब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है और इन दो डिवीजन की वजह से चार सेल जो है वो बन गए। नेक्स्ट डायग्राम के अंदर जो है वो हम देख सकते हैं कि चारों सेल के गिर्द जो है वो मेम्ब्रेन आती है, और मेम्ब्रेन के बाद जो है ना वो चारों सेल जो है वो एक जू स्पोर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। बाद में ये सेल रैप्चर होगा और इसमें से जो जू स्पोर्स हैं वो बाहर निकल आएंगे, और इस तरीके से एक सेल से नेक्स्ट जो है वो चार सेल जो है वो बन गए। अब ज़रूरी नहीं है कि ये चार सेल ही बने, बताया जाता है कि 16 तक भी बन सकते हैं। ठीक है, कि मतलब कि डिवीजन ज़्यादा हो जाएंगी, और जब डिवीजन ज़्यादा होंगी तो उनको मेम्ब्रेन के साथ कवर कर दिया जाएगा, और बाद में वो जो पेरेंट सेल है वो रप्चर होता है और उसके अंदर से सारे जू स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। यही यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर लिखा है, पहले पॉइंट के अंदर बताया गया है कि जो जू स्पोर्स हैं ये बेसिकली फेवरेबल कंडीशंस के अंदर अपनाया जाता है, मतलब ये जो तरीक़ेकार है ये आम हालत के अंदर फेवरेबल कंडीशंस के अंदर भी मौजूद होता है। कि सबसे पहले जो सेल है वो क्विसेंट हो जाता है, नॉन मोटाइल हो जाता है, उसके जो फ्लैजेला हैं वो डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं, रीट्रेस मतलब ख़त्म कर दिए जाते हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल भी डिसअपीयर हो जाते हैं। उसके बाद जो प्रोटोप्लाज्म है वो दो हिस्सों के अंदर, चार हिस्सों के अंदर, मतलब कि इवन के बताया जाता है कि 16 पीसीस भी हो सकते हैं। फिर हर पीस के बाहर जो है वो एक वाल जो है वो आ जाती है, और उसके दो फ्लैजेला जो है वो निकल आते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता कंट्रैक्टाइल वैक्यूल और पिगमेंट स्पॉट जिसको हम आई स्पॉट कहते हैं वो भी उसका बन जाता है। और देखते ही देखते एक सेल के अंदर 2 से लेकर 16 जो है वो स्पोर्स, जिनको हम जू स्पोर्स या स्वाम स्पोर्स भी कह सकते हैं, वो एक पेरेंट सेल के अंदर बन जाते हैं।
फिर क्या होता है कि वो जो पेरेंट सेल है वो आहिस्ता आहिस्ता टूटता है, उसके अंदर जेल बनना शुरू हो जाती है, मतलब कि जेलेटिनाइजेशन उसको हम कह सकते हैं। और वो जो पेरेंट सेल है वो रप्चर होने के बाद वो सारे जू स्पोर्स हैं या स्वाम स्पोर्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। और बताया जाता है कि हर 24 घंटे के बाद जो है वो एक पेरेंट सेल से तकरीबन 20 लाख इंडिविजुअल्स जो हैं वो बन सकते हैं। सिंपली ये कि इस तरीक़ेकार से मतलब कि बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स जो हैं वो क्लेमाइडोमोनास के वो बन जाते हैं एक दिन के अंदर या 24 घंटों के अंदर। तो ये पहला तरीक़ेकार था। अब जो दूसरा तरीक़ेकार है वो है जी एप्लानोस्पोर फॉर्मेशन। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सेम है इसी तरीके से। उसमें क्या होगा कि यहीं से मैं आपको बता देता हूँ, फिर बाद में उसको टेक्स्ट हम रीड करते हैं कि ये जो जू स्पोर्स बने हैं, यहाँ पर क्या हुआ है कि जू स्पोर सेल से बाहर आ गए हैं, ठीक है। लेकिन अप्लानोस्पोर के अंदर क्या होता है कि ये जू स्पोर अंदर ही रहते हैं और ये डॉर्मेंट स्टेज के अंदर चले जाते हैं, ये सेल से बाहर नहीं आते। और तभी बाहर आएंगे जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं, तो उसके बाद फिर वो जो अप्लानोस्पोर्स हैं वो दोबारा से जू स्पोर्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल है। 2-3 लाइनों के अंदर इसको एक्सप्लेन किया गया है कि जो प्लानोस्पोर्स हैं वो ड्राफ्ट की कंडीशन के अंदर बनते हैं, मतलब जब कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है कि खाने पीने के लिए इनके लिए कुछ नहीं होगा, पानी की किल्लत हो जाएगी, ठीक है। उस स्टेज के ऊपर जाकर प्लानोस्पोर्स बनते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो जू स्पोर्स हैं वो बाहर आने की बजाय अंदर ही एक डॉर्मेंट स्टेज के अंदर चले जाते हैं और उसी डॉर्मेंट स्टेज को आप प्लानोस्पोर कहते हैं। और वो जो प्लानोस्पोर हैं वो बाद में फिर डिवाइड करके दोबारा से जूस्पोर्स या डायरेक्ट ही जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, क्लेमाइडोमोनास के अंदर। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है इसके बारे से। अब पाल्मेला स्टेज क्या होती है जी, इसमें भी वही चीज़ है, लेकिन इसको चलें एक दफ़ा हम रीड कर लेते हैं कि ये स्टेज जो है वो तकरीबन लेस फेवरेबल कंडीशंस के अंदर होती है, मतलब कि इतनी भी बुरी हालत नहीं होती, लेकिन ड्राई कंडीशन की तरफ जो है ना वो चल रही होती है चीज़ें, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता पॉन्ड्स जो हैं वो ड्राई हो रहे होते हैं। ये उस वक्त जो है ये पाल्मेला स्टेज हम ऑब्ज़र्व करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसी तरीके से पेरेंट सेल के अंदर जो सेल्स हैं वो बनना शुरू होते हैं, डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उन सेल्स के अंदर जो है ना फ्लैजेला वगैरह नहीं बनता। अब देखते ही देखते उसके अंदर डॉटर सेल्स बन गए और हर डॉटर सेल मज़ीद 4 के अंदर डिवाइड होता है। सिंपली ये कि एक पेरेंट सेल के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो छोटे-छोटे सेल्स जो हैं वो बन जाते हैं। और देखते ही देखते वो जो पेरेंट सेल होता है वो डैमेज होता है और मतलब कि बहुत से जो छोटे-छोटे सेल्स हैं वो एक जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर जो है ना वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। और इसी स्टेज को आप पाल्मेला स्टेज कहते हैं। अब पैल्मेला स्टेज इसका जो नाम है वो बेसिकली इसके पीछे कहानी ये है कि स्टार्ट के ऊपर जो फाइकोलॉजिस्ट थे, मतलब जो एलजी को स्टडी करते थे, उनको लगा था कि शायद ये कोई नई किस्म की एलजी है, तो उसका नाम इन्होंने पैल्मेला रखा। लेकिन बाद में पता चला ये तो क्लेमेडोमोनास ही है जो कि उनकी एक स्टेज आ रही है, तो इस वजह से फिर उस स्टेज को पाल्मेला स्टेज कहना शुरू कर दिया। अब सम टाइम क्या होता है कि ये जो सेल्स होते हैं पेलमेला स्टेज के, ये अपने गिर्द थिक वॉल्ड बना लेते हैं और जब ये थिक वॉल्ड बना लेंगे तो फिर हम इनको हिप्नोस्पोर्स कह देते हैं। और अगेन क्योंकि ये हिप्नोस्पोर्स एक डॉर्मेंट स्टेज है, एक रेस्टिंग स्टेज होती है, तो इसके अंदर इतने ज़्यादा अभी क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट जो है वो मौजूद नहीं होते। इनके अंदर रेड पिगमेंट जो है वो भरा हुआ होता है। और उस रेड पिगमेंट की वजह से मतलब कि इनका कलर जो है वो रेड दिखाई देता है। और उस रेड पिगमेंट का मैं बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर इंट्रो पे भी डिस्कस कर चुका हूँ कि उनको हम हिमेटोक्रोम्स कहते हैं, ठीक है। अब हम क्लेमेडोमोनास की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि इनके अंदर आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ओगोगैमी की तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त प्रोटोप्लाज्म जो सेल है उसके अंदर 16, 32 या इवन 64 बाईफ्लैजिलेटेड गैमीट्स भी बन सकते हैं, मतलब कि 64 तक बाईफ्लैजिलेटेड मतलब 2 फ्लैजेला वाले गैमीट्स जो हैं वो बन सकते हैं। अब वो जो गैमीट्स हैं वो बगैर सेल वॉल के भी हो सकते हैं, मतलब नेकेड हो सकते हैं जिनको हम जिम्नोगैमीट्स कहते हैं, या वो सेल वॉल के साथ हो सकते हैं जिनको हम क्लिप्ट्रो या क्लिप्टोगैमिट्स कहते हैं। अब जब क्लिप्टोगैमिट्स मिलते हैं आपस में तो वो सेल वॉल के साथ भी मिलते हुए, मतलब हमने देखा है, उसको ऑब्जर्व किया हुआ है, या उसके अलावा भी जो है ना वो आपस में फ्यूज़ कर सकते हैं। अब पहले आइसोगैमी, इसका नाम शो कर रहा है कि इस केस के अंदर जो गैमीट्स आपस में मिल रहे होंगे, एक तो वो नेकेड होते हैं, मतलब कि वो क्लिप्टोगैमिट्स होते हैं, उनके बाहर कोई सेल वॉल नहीं होती, और दूसरा वो इक्वल इन साइज होते हैं, जिस तरह के इसका नाम शो कर रहा है आइसोगैमी, मतलब सेम गैमीट्स का आपस में मिलना। एनाइसोगैमी के अंदर क्या होता है
कि शेप तो सिमिलर होती है लेकिन साइज़ जो है ना वो डिफरेंट होता है। मतलब कि जो फीमेल सेल होते हैं वो 4 लार्जर मैक्रोगैमेट्स बनाता है और जबकि जो मेल सेल होता है वो 8 स्मॉलर माइक्रोगैमेट्स बनाते हैं और फिर एक माइक्रोगैमीट एक मैक्रोगैमीट आपस में मिल जाते हैं और फिर बाद में वो ज़ूस्पोर बनता है। अब oogamete के अंदर क्या होता है कि oogamete के अंदर साइज़ भी डिफरेंट है और शेप भी डिफरेंट है। एक फीमेल सेल जो है वो oogoनियम की तरह बिहेव करता है और एक जो मेल सेल है वो एंथीरोजाइड की तरह बिहेव करता है। मतलब जो फीमेल सेल होगा जिसको हम oogoनियम कह रहे हैं उसमें से एक लार्ज गैमीट मैक्रोगैमीट बनेगा जिसको हम एग रेफर करते हैं। और जो एंथीरोजाइड है मतलब मेल सेल है उसके अंदर 8 से लेकर 32 तक छोटे छोटे बाइफ्लैजिलेटेड माइक्रोगैमीट्स बनते हैं जिनको हम स्पर्म्स भी कह सकते हैं। और जिस तरीके से होता है कि एग जो है वो तकरीबन तकरीबन आप कह सकते हैं कि नॉन मोटाइल होता है, लेकिन इस केस के अंदर बताया जा रहा है कि वो इतना भी नॉन मोटाइल नहीं है क्योंकि फ्लैजेला मौजूद होता है, जबकि स्पर्म्स जो हैं वो आप मोटाइल होते हैं। और फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है कि मतलब कि दो फ्लैजेला वाला एग और दो फ्लैजेला वाला जो स्पर्म है वो आपस में मिल जाते हैं और उसकी वजह से एक ऐसा सेल बनता है, एक ऐसा जाइगोट बनता है जिसके अंदर 4 फ्लैजेला होते हैं जिनको हम क्वाड्री फ्लैजुलेट कहते हैं। ठीक है। और ये पूरा सेक्सुअल प्रोसेस है ये केमिकली रेगुलेट किया जाता है, मतलब कि जो स्पर्म है वो एग की तरफ जो है वो केमिकल्स की वजह से मूवमेंट शो करते हैं जिनको हम कीमोटैक्सिस भी हमने पढ़ा हुआ है इसको। अब ये साइकिल हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, बिल्कुल बहुत ही सिंपल साइकिल कि मतलब सबसे पहले जब हम एक नॉर्मल सेल को देख सकते हैं, ठीक है, और नॉर्मल सेल से जो गैमेट्स बन रहे हैं, अब इसमें से एक जो है वो स्पर्म होगा और एक जो है वो एग की तरह बिहेव करेगा। जब दोनों गैमेट्स मिलते हैं मतलब आप देख सकते हैं पेयरिंग हो रही है और पेयरिंग होते होते एक ऐसा सेल बन गया है जिसके अंदर 4 फ्लैजेला है, मतलब क्वाड्री फ्लैजुलेट जो है वो जाइगोट बन गया। और देखते ही देखते फिर इसके अंदर जो है वो डिवीजन होगी, मियोसिस वगैरह होगी और मियोसिस के बाद इसमें से जो है वो फिर आगे मज़ीद आप कह सकते हैं कि 4 जो है वो स्पोर्स बनेंगे जो कि जर्मिनेट करेंगे। वो जो ज़ाइगोस्पोर बन गया है अब उसकी जर्मिनेशन देखते हैं कि वो किस तरीके से जर्मिनेट करेगा। तो सबसे पहले जो रेस्टिंग ज़ाइगोस्पोर है या जो ज़ाइगोट है वो अपने गिर जो है वो थिक वाल बना लेता है और क्योंकि अभी वो नया नया बना है तो उसके अंदर क्लोरोफिल इतना ज़्यादा मौजूद नहीं है, लेकिन रेड कलर का पिगमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है जिसको हम हीमेटोक्रोम कहते हैं, जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो रेड दिखाई देता है। जो स्टार्च होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है फैट्स के अंदर ताकि बाद में फूड के लिए यूज़ किया जा सके या ड्यूरिंग फॉर्मेशन जो है उसको यूज़ किया जा सके। जर्मिनेशन से पहले जो जाइगोट का प्रोटोप्लाज्म है वो ग्रीन होना शुरू हो जाता है। फिर क्यों इस तरह होता है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल बनना शुरू हो जाता है। और जो जाइगोट है, अब याद रखिएगा कि जाइगोट का जो न्यूक्लियस है वो डिप्लॉइड है, जबकि नॉर्मल कोई भी क्लेमाइडोमोनास आप देखेंगे वो हैप्लॉइड होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मियोसिस होनी चाहिए और वही वाला प्रोसेस होता है कि मतलब कि जाइगोट का जो न्यूक्लियस है वो 2 दफ़ा डिवाइड करता है और 4 हिस्सों के अंदर जो है वो प्रोटोप्लाज्म को डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब इसके अंदर 4 हिस्से कर दिए जाते हैं। फिर हर हिस्से को जो है वो मेटामॉर्फोज होता है, मतलब चेंज हो जाता है एक बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूओस्पोर के अंदर। इसका मतलब है कि एक जाइगोट के अंदर या एक जाइगोस्पोर के अंदर 4 ज़ूओस्पोर बना लिए गए हैं मियोसिस की मदद से। और फिर देखते ही देखते वो जाइगोट वॉल जो है वो रप्चर होती है और उसके अंदर से जो है वो 4 ज़ूओस्पोर जो हैं वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ कि जो जाइगोट बना था वो तो डिप्लॉइड था, लेकिन जो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो वो उस डिप्लॉइड जाइगोट को मियोसिस की मदद से हैप्लॉइड के अंदर कन्वर्ट किया गया है कि एक डिप्लॉइड जाइगोट से 4 जो है वो हैप्लॉइड स्पोर्स जो है वो बना दिए गए या हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल्स बना दिए गए और वो ये प्रोसेस यहाँ पर हुआ। आप देख सकते हैं कि पहले एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस था, उसके अंदर मियोसिस हुई और मियोसिस की वजह से ये जो 4 सेल्स बन गए हैं जो कि एक नॉर्मल क्लेमाइडोमोनास की तरह बिहेव करेंगे। जी नेक्स्ट जो एलजी हम डिस्कस करने लगे हैं वो है जी स्पायरोजायरा। स्पायरोजायरा की पहले डायग्राम जो है वो हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। अच्छा, ये फिलामेंटस होता है जिस तरीके से यहाँ पर नीचे डायग्राम के अंदर दिखाया गया है और उसमें से एक सेल जो है वो हम ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब इस सेल की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो मौजूद होता है। आप देख रहे होंगे कि ग्रीन कलर की जो स्ट्रिप है, पट्टी जो है वो मतलब कि रिबन की तरह इसके अंदर स्पाइरल शेप के अंदर पड़ी हुई है और यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट को जो है वो लेबल किया गया है।
ठीक है। उसके साथ साथ इसके अंदर जो एक बहुत ही बड़ा वैक्यूल जो है मौजूद होता है, इसको वैक्यूलेटेड सेल भी कहते हैं, जो कि इस डायग्राम के अंदर एज सच नहीं दिखाया गया। उसकी रीज़न ये है कि पूरे के पूरे सेल के अंदर वैक्यूल ही फैला होता है, और वैक्यूल के ऊपर ये जो न्यूक्लियस है ये सस्पेंडेड पड़ा होता है। अब इतने बड़े वैक्यूल के ऊपर न्यूक्लियस को मेंटेन कैसे करवाया जाता है, तो वो करवाया जाता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के साथ। ठीक है, मतलब ये देखिए, ये रेड कलर का न्यूक्लियस है और उसके साथ जो है ना वो डार्क ग्रीन आप कह सकते हैं, ये लाइंस जो है वो आपको दिखाई दे रही, ये एक्चुअल में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स हैं जिन्होंने इस न्यूक्लियस को सेंटर के अंदर मेंटेन करवाया हुआ है। और इसके बिल्कुल नीचे एक लार्ज जो है वो वैक्यूल मौजूद होता है। इसकी क्लासिफिकेशन अगर हम देख लें तो किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा से इसका ताल्लुक है, डिवीजन या फाइलम क्लोरोफाइटा है, क्लास क्लोरोफाइसी है, ऑर्डर कॉन्जुगेट्स, फैमिली जिग्निमेसी, और जीनस जो है वो स्पायरोजेरा है। इसकी अकरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले स्पायरोजेरा तो फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाएगा, और ये फ्री फ्लोटिंग मैस होता है, मतलब कि ये बिल्कुल मतलब कि पानी के ऊपर जो है वो तैर रहा होता है। इसको पॉन्ड्स कम या पॉन्ड सिल्क भी बोला जाता है। सिंपल रीज़न ये है कि ये सिल्की फिलामेंट्स की तरह जो है वो हमें दिखाई देता है पानी के ऊपर, मतलब कि जो पानी स्ट्रीम्स का होता है, रिवर का होता है, मतलब बह रहा होता है, तो उसके ऊपर ये धागे जो हैं मतलब कि इकट्ठे जब होंगे तो ये धागे की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। इस वजह से इसको पॉन्ड्स के सिल्क भी बोला बोला जाता है। जो सूटेबल सीज़न है इसकी ग्रोथ का वो है जी विंटर। ठीक है, मतलब विंटर के सीज़न के अंदर इसकी जो वेजिटेटिव स्टेज है ना वो मतलब कि ठीक चल रही होती है। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है ये अपनी रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर आ जाता है, मतलब रिप्रोडक्शन की तरफ इसका ज़्यादा फोकस हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखें तो मतलब कि नॉर्मली स्ट्रक्चर इसका फिलामेंट की तरह है। अब जैसे-जैसे ये नया स्ट्रक्चर बनता है तो इसका जो सबसे बेस वाला सेल होता है जिसको हम बेसल सेल कहते हैं वो थोड़ा-सा मॉडिफाई होता है। उसको हेप्ट्रॉन या होल्ड फास्ट भी कहते हैं। होल्ड फास्ट ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जो किसी चीज़ के साथ अटैचमेंट में हेल्प करे। तो बेसिकली जब स्टार्टिंग के ऊपर होता है तो इसका जो बेस वाला सेल होता है उस पे हेप्ट्रॉन या होल्ड फास्ट होता है। अगर ये किसी रॉक के करीब से गुजरे या किसी और चीज़ के पास से गुजरे तो ये उसकी मदद से वहाँ पर जुड़ सकते हैं। अब कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी होती है जिनके ऊपर उस होल्ड फास्ट के ऊपर मज़ीद धागों की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और उन रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम राइज़ाइड्स कहते हैं। लेकिन याद रखना है कि जो अडल्ट एल्गी है, मतलब कि जो अडल्ट स्टेज आती है वो हमेशा फ्री फ्लोटिंग ही होती है, मतलब पानी के अंदर आपको तैरती हुई मिलेगी। हर फिलामेंट को हम जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसके अंदर सिलेंड्रिकल सेल्स हैं, और सेल के अंदर दो हिस्सों के अंदर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, एक आउटर लेयर जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, और एक इनर प्रोटोप्लाज्म उसको हम कहते हैं। ठीक है, जो सेल वॉल है मतलब कि उसके अंदर दो लेयर्स हैं। जो इनर लेयर होगी वो सेलुलोज है, और जो आउटर लेयर है वो पैक्टिक सब्सटेंस की होती है। अब इस पैक्टिक सब्सटेंस के हवाले से ख़ास बात यह है कि जब ये पैक्टिक सब्सटेंस किसी पानी के साथ किसी क्या मतलब कि इसके इर्द गिर्द पानी मौजूद होता है, तो जब वाटर और वो पैक्टिक सब्सटेंस आपस में मिलता है तो एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं जेलेटिनस, और जिसकी वजह से इसको स्लाइमी टच मिलता है। और डेट्स वाई हमने अभी पिछली स्लाइड के अंदर पढ़ा है कि इसको पॉन्ड्स कम या पॉन्ड सिल्क भी बोला जाता है, वो इसी जेल लाइक या जेलेटिनस मटेरियल की वजह से बोला जाता है। प्रोटोप्लाज्म को डिस्कस कर लें। अब प्रोटोप्लाज्म हमने एफएससी के अंदर इसकी डेफिनेशन सीखी हुई है कि मतलब कि सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर का जितना भी मटेरियल होगा उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट वर्ड लिखा है, तो प्रोटोप्लास्ट का मतलब ये होता है कि सेल वॉल के अलावा, मतलब सेल मेम्ब्रेन होगी और अंदर जितना भी फ्लूइड या जितने भी ऑर्गेनेलिस होंगे उनको हम प्रोटोप्लास्ट के अंदर कंसीडर करते हैं। तो न्यूक्लियस जिस तरह मैंने डायग्राम के अंदर आपको बताया कि सेंटर के अंदर पड़ा होता है, और उसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स की मदद से जो है वो वहाँ पर मेंटेन करवाया जाता है। बहुत कम केसेस ऐसे हैं कि जिसके अंदर ये पैराइटल मतलब किसी साइड पर पड़ा होगा। नॉर्मली जो है ये सेंटर के अंदर ही पड़ा होता है। अगेन साइटोप्लाज्म जो है, अब अच्छा इसके सेंटर के अंदर बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, मैंने डायग्राम के अंदर मेंशन किया था। तो जो इसका साइटोप्लाज्म होगा ना वो बिल्कुल किनारों के ऊपर होता है। ठीक है, बिल्कुल पेरिफेरल रीजन के अंदर इसका साइटोप्लाज्म होता है, और यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन आप साथ में लिख सकते हैं कि उसी किनारों वाले साइटोप्लाज्म को हम मोस्टली बुक्स के अंदर प्राइमोर्डियल अट्रिकल भी लिखा हुआ हमें मिलता है। ठीक है, उसको हम प्राइमोर्डियल अट्रिकल भी बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब वो कैसा है हम पढ़ चुके हैं, वो फ्लैट रिबन लाइक है। ठीक है, और स्पाइरल शेप के अंदर होता है। अब नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो इसका करेक्टर हो सकता है, मतलब कि कुछ के अंदर जो है वो 1 से लेकर 12 तक, और इवन के 24 तक क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होते हैं।
और उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर वही स्ट्रक्चर्स जो हमने क्लेमेडोमोनास के अंदर देखे थे कि पायरोनाइड्स जो है वो मौजूद होते हैं। अगेन पायरोनाइड्स को दोबारा बता रहा हूँ कि सेंटर के अंदर प्रोटीन्स होंगे और उसके बाहर जो है वो स्टार्च ग्रैन्यूल्स जो है वो मौजूद होते हैं। पायरोनाइड के दो फंक्शन देखे गए हैं। सबसे पहला फंक्शन ये है कि फूड स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और दूसरा जो है वो इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पर एक वैसे रिसर्च के हवाले से एक बात बताएगी कि डार्वस एक पर्सन था, उसने जो क्लोरोप्लास्ट हैं स्पायरोजाइरा के उनको ऑब्जर्व किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, और उसने बताया कि जो इनके अंदर मौजूद ग्रैनम है उसमें 4 से 12 जो है वो थैलाकॉइड जो है वो मौजूद हो सकते हैं, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पायरोनाइड जो है वो मौजूद होंगे। तो एक एमसीक्यूज़ के हवाले से हमने ये फैक्ट याद रखना है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस के अंदर क्या आ जाएंगे, गोल्जी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन याद रखिएगा कि ये कहाँ पर मौजूद होंगे, बिल्कुल किनारे के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसके सेंटर के अंदर तो एक बड़ा सा वैक्यूल होगा, और जो किनारों के ऊपर साइटोप्लाज्म होता है उसको हम प्राइमोडियल अट्रिकल भी बोलते हैं। अच्छा जी, अब इसकी जस्ट जो थी अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो उतनी थी। अब हमने इसके रिप्रोडक्शन के स्टाइल्स जो हैं उसको ऑब्जर्व करना है। तो तीनों तरीके से की जा सकती है, मतलब वेजिटेटिव साइकिल भी है, एसेक्सुअल भी है, सेक्सुअल साइकिल भी है। अब एसेक्सुअल जो है वो बहुत ही कम होती है, तो उसको यहाँ पर हमने ऐड नहीं किया। उसके अंदर वही जो है वो आ जाएंगे, ज़ाइगोस्पोर आ जाता है, प्लानोस्पोर आ जाता है, ठीक है, वो वाले सारे थे, तो उनको हमने ऐड यहाँ पर नहीं किया क्योंकि वो बहुत ही रेयर केसेस के अंदर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हमने जो मोस्ट कॉमन है इसके अंदर उसको हमने ऐड किया है, वेजिटेटिव साइकिल है और साथ में सेक्सुअल साइकिल है यहाँ पर। वेजिटेटिव साइकिल के अंदर क्या होता है, सिंपल फ्रेगमेंटेशन। और ये फ्रेगमेंटेशन हम जो है वो पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, साइनोबैक्टीरिया में भी हमने देखी थी कि वो जब मुख्तलिफ जगहों से टूटता है तो मतलब कि उससे डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बनते हैं, और वो हर फ्रेगमेंट जो है वो एक सेपरेट इंडिविजुअल के तौर पर बिहेव करना शुरू कर देता है। तो इसमें भी यही होता है कि जो सेल हैं वो रिपीटेड सेल डिवीजन की वजह से और इलोंगेशन की वजह से जो है वो अपनी लेंथ इंक्रीज करते हैं, और ये फेवरेबल कंडीशंस के अंदर होता है कि बाय चांस मैकेनिकल कोई इंजरी हो जाती है या उसके दरमियान वाली जो लेयर है वो डिसॉल्व हो जाए, मतलब कि दो सेल के दरमियान में जो मिडल लैमेला होती है अगर वही डिसॉल्व हो जाए तो ज़ाहिरी बात है इनका आपस में कनेक्शन नहीं रहेगा, और जब कनेक्शन नहीं रहेगा तो दोनों सेल्स जो है वो अलग हो जाएंगे, तो मतलब कि दो फ्रैगमेंट्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएंगे, और हर फ्रैगमेंट जो है वो एक इंडिविजुअल स्पायरोजाइरा की हैसियत से जो है वो फिर सर्वाइव करेगा। सेक्सुअल साइकिल की तरफ अगर हम देखें तो इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो नहीं आप कह सकते, लेकिन एक थोड़ी सी अल्टरनेशन होती है। अल्टरनेशन से क्या मुराद है कि जो इसकी वेजिटेटिव फिलामेंट है, ठीक है, मतलब कि जो इसका नॉर्मल फिलामेंट होता है वो होता है हैप्लॉइड, और इस हैप्लॉइड फिलामेंट से एक सेल तैयार होता है, एक जाइगोट तैयार होता है जो होता है डिप्लॉइड, और वो डिप्लॉइड अगेन डिवाइड करके हैप्लॉइड सेल बनाएगा। तो मतलब कि इसमें इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है कि मतलब हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से अगेन हैप्लॉइड जो है वो साइकिल एक चलता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्पायरोजाइरा के जो फिलामेंट होते हैं वो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उन्हीं वेजिटेटिव सेल्स के अंदर, और उन वेजिटेटिव सेल्स को हम गेमेटेंगिया कह देते हैं, ठीक है, गेमेटेंजिया कह देते हैं उसको। याद रखिए, स्पायरोजाइरा पूरा एक फिलामेंट है, उस फिलामेंट के अंदर सेल्स हैं, और जो सेल्स गैमीट बनाने वाले सेल्स के तौर पर बिहेव करेंगे उन्हें हम गेमेटेंगिया कह देंगे, ठीक है। और वो जो गैमीट्स निकलेंगे उसमें से जब वो फ्यूज़ होते हैं तो वो ज़ाइगोस्पोर बना देते हैं जो कि एक डिप्लॉइड होगा, जो अभी मैं बता रहा था कि इसकी वैसे बॉडी हैप्लॉइड है, लेकिन जब दो हैप्लॉइड मिलते हैं तो उससे जो स्पोर बनेगा ज़ाइगोस्पोर, वो क्या बन जाएगा, वो डिप्लॉइड बन जाएगा। ये सारी चीज़ हम डायग्राम के साथ अभी समझते हैं। सेकंड पॉइंट इसके अंदर कि जर्मिनेशन के वक्त वो जो ज़ाइगोस्पोर का न्यूक्लियस है वो मियोसिस में जाता है और उससे 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाते हैं। अब उन 4 में से सिर्फ एक सर्वाइव करता है, बाकी 3 जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं, और जो सर्वाइव करता है उससे फिर नया जो है वो स्पायरोजाइरा या नया फिलामेंट जो है वो बन जाता है। और ये वही बात है जो अभी मैं बता रहा था कि स्टार्ट के ऊपर तो ये डिप्लॉइड होते हैं, मतलब कि सॉरी हैप्लॉइड होते हैं। जब दो हैप्लॉइड मिलते हैं तो वो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है, और उस डिप्लॉइड के अंदर फिर से मियोसिस होगी और उसके रिजल्ट के अंदर फिर से हैप्लॉइड जो है वो स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है स्पायरोजाइरा के अंदर उसमें कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब कॉन्जुगेशन का प्रोसेस लिंक किया गया आइसोगैमी के साथ। ये आइसोगैमी हम पहले भी सीख चुके हैं कि मतलब कि सेम तरह के गैमीट्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं। इसमें अब क्या होता है कि गेमेटेंजिया बनते हैं। अब गेमेटेंजिया क्या है, वही वेजिटेटिव सेल्स जो हैं वो गेमीट बनाना शुरू करेंगे या गेमीट्स की तरह फंक्शन शुरू करेंगे, तो उसको हम गेमेटेंजिया कह देंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो कॉन्जुगेशन है वो दो तरह से होती है, स्क्लेरी फॉर्म और लेटरल कॉन्जुगेशन होती है। तो पहले हम डायग्राम से समझते हैं, फिर उसकी जो है वो साथ में टेक्स्ट भी हम ऐड करेंगे।
जी, सबसे पहले हम स्क्लेरी फॉर्म कॉन्जुगेशन को डिस्कस करने लगे। डायग्रामेटिकली पहले समझ लेते हैं, फिर बाद में हम टेक्स्ट को देखते हैं। अब बेसिकली देखें इसमें क्या हो रहा है कि 2 स्ट्रैंड्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, ठीक है? बताया जाता है कि नाइट के वक़्त मतलब कि जब लाइट इंटेंसिटी कम हो जाती है तब ये बिल्कुल एक-दूसरे के करीब आ जाते हैं, ठीक है? तो मैं इसको ज़रा मज़ीद ज़ूम कर देता हूँ कि पहली डायग्राम देखें। इसमें आप देख रहे हैं कि 2 स्ट्रैंड्स जो हैं वो बिल्कुल आपस में पास आ गए हैं और उनके अंदर जो है ना वो एक उभार बन रहा है दोनों तरफ से, ठीक है? जिसको यहाँ पर कॉन्जुगेशन प्रोसेस बोला गया है, ठीक है? मतलब कि ये डिफरेंट सेल्स के अंदर एट अ टाइम हो रहा होता है। मतलब 2 स्ट्रैंड्स एक आपस में आए करीब-करीब और उन दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर डिफरेंट सेल्स के अंदर ये प्रोसेस जो है वो एट अ टाइम चल रहा होता है। तो उसके अंदर कॉन्जुगेशन प्रोसेस बनता है। वो जो कॉन्जुगेशन प्रोसेस होती है वो बाद में कन्वर्ट हो जाती है इन कॉन्जुगेशन ट्यूब, ठीक है? आप नेक्स्ट डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि वो जो ट्यूब है वो मतलब कि 2 सेल्स के दरमियान में क्या हो गई है, डेवलप हो गई है। और अब इसके अंदर जो वेजिटेटिव सेल्स थे, अब वो गेमेटेंगिया की शक्ल में जो है ना वो बिहेव करेंगे। तो गेमेटेंगिया बेसिकली क्या थे? गैमीट्स थे, ठीक है? अच्छा, अब इसमें 2 तरह के गैमीट्स बन जाएँगे। वो गैमीट जो दूसरे सेल के अंदर दाखिल हो जाएगा, मतलब कि अपना सेल छोड़कर उसका प्रोटोप्लाज़्म दूसरे सेल के अंदर दाखिल हो जाएगा, उसको मेल गेमेटेंगिया कह देते हैं। और वो गेमेटेंगिया जो इंतज़ार करता है कि दूसरे से मटीरियल जो है वो उसके अंदर एंटर हो जाए, तो वो फीमेल है। तो ये बेसिकली एक बायोलॉजिकल के हवाले से बताया गया है कि मतलब कि जो मेल स्पर्म्स हैं, वो मतलब कि मूव कर सकते हैं और फीमेल स्पर्म्स जो हैं वो वेट करते सॉरी फीमेल स्पर्म्स कह रहा हूँ, फीमेल एग्स जो हैं वो वेट करते हैं, ठीक है? तो ये इसी तरह से मतलब इसका नाम जो है वो रखा गया कि मतलब कि वो सेल जिसका मटीरियल मूव कर जाएगा, उसको मेल गेमेटेंगिया कह दिया गया है। और वो सेल जिसका प्रोटोप्लाज्म वेट करता है कि दूसरे का प्रोटोप्लाज्म आकर उसके साथ फ्यूज़ कर जाए, उसको फीमेल गेमेटेंगिया बोल दिया गया। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ऊपर क्या हुआ है कि मेल गेमेटेंगिया से मटीरियल जो है वो उस कॉन्जुगेशन ट्यूब से मूव कर रहा है और फीमेल गेमेटेंगिया के अंदर चला गया है और नीचे आप देख सकते हैं कि उस तरीके से एक ज़ायगोट जो है वो क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। और नेक्स्ट डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि वो जो मेल सेल है वो एम्प्टी हो गया और फीमेल सेल के अंदर जो है वो पूरा एक ज़ायगोट या ज़ाइगोस्पोर जो है वो तैयार हो गया है। और बिल्कुल लास्ट के ऊपर हम सीखेंगे कि ये ज़ाइगोस्पोर किस तरीके से जर्मिनेट करता है। इवन कि हम थोड़ा-सा कांसेप्ट पीछे से भी लेकर आए हैं, लेकिन ये स्क्लेरी फॉर्म है। अब स्क्लेरी फॉर्म इसको क्यों बोला जाता है? स्क्लेरी फॉर्म का मतलब होता है लैडर। तो एक तरह से ये सीढ़ी बन जाती है या एच शेप कॉन्जुगेशन भी इसको हम बोलते हैं कि जब दोनों के दरमियान में एक ट्यूब बनती है, तो एक एच की तरह का स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो इसको हम स्क्लेरी फॉर्म कॉन्जुगेशन कहते हैं। इसके टेक्स्ट के अंदर भी यही बातें हैं कि जी स्पाइरोजेरा के 2 फिलामेंट्स आपस में करीब-करीब आते हैं। दोनों के अंदर से आउटग्रोथ निकलती है जिसको हम कॉन्जुगेशन प्रोसेसेस कहते हैं। वो देखते ही देखते कॉन्जुगेशन ट्यूब के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है और ये क्योंकि लैडर या एच शेप दिखाई दे रहे होते हैं तो इस वजह से इसको हम सेक्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। जब कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है तो एक का प्रोटोप्लाज़्म मूव कर जाता है दूसरे के प्रोटोप्लाज़्म के अंदर। जिसका प्रोटोप्लाज़्म मूव करता है उसको हम मेल गेमेटेंगिया कह देते हैं और जिसका प्रोटोप्लाज़्म मूव नहीं करता उसको हम फीमेल गेमेटेंगिया कह देते हैं। दोनों के मिलने से ज़ाइगोट या ज़ाइगोस्पोर बन जाता है और वो जो ज़ाइगोस्पोर है वो देखते ही देखते अपने गिर्द जो है वो थिक वॉल बना देता है जो कि बाद में जर्मिनेट कर जाएगा और वो लास्ट के ऊपर हम देखते हैं। अब जी लेटरल कॉन्जुगेशन। लेटरल कॉन्जुगेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसके अंदर 2 अलग-अलग फिलामेंट्स की ज़रूरत नहीं होती बल्कि एक ही फिलामेंट के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। लेकिन याद रखिए लेटरल कॉन्जुगेशन के अंदर 2 टाइप्स हैं और वो बिल्कुल सिंपल सी हैं। एक है जी इनडायरेक्ट और एक है जी डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता है, पहली जो 3 डायग्राम है वो इनडायरेक्ट को शो कर रही है। आप देखें पहली के अंदर दिखाया गया कि एक पेपिला बन रहा है, एक उभार बन रहा है और एक साइड से जो है ना वो जगह बन जाएगी। और इसमें भी होना वही है कि एक सेल का जो मटेरियल है, जो प्रोटोप्लाज़्म है, वो दूसरे सेल के अंदर दाखिल हो जाता है। और अगेन जिसका मटेरियल दूसरे के अंदर दाखिल होगा अपना सेल छोड़कर उसको हम मेल गेमेटेंगिया कह देंगे और जिसके अंदर दाखिल हुआ है उसको हम फीमेल गेमेटेंगिया कह देंगे और एट द एंड इसके अंदर भी एक डिप्लॉयड ज़ाइगोस्पोर जो है वो बन जाएगा। अब इसमें क्या हुआ है, साइड से जो है वो गया है तो इस वजह से इसको हम इनडायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब डायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन में क्या है कि इसके दरमियान में एक छोटा-सा पोर होता है, एक अपर्चर होता है। इसमें किसी किस्म का कोई पेपिला, कोई उभार नहीं बनना बल्कि उसी पोर में से जो है वो मटेरियल जो है वो मूव करके दूसरे सेल के अंदर आ जाना है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जिस सेल का मटेरियल मूव करेगा उसको हम मेल गेमेटेंगिया कह देंगे और जिस सेल के अंदर मटेरियल आ रहा होगा उसको हम फीमेल गेमेटेंगिया कह देंगे। अब जब दोनों का मटेरियल मिल जाएगा तो एक ज़ाइगोस्पोर बन जाएगा और ज़ाइगोस्पोर एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा और देखते ही देखते उसके
उसके बाहर जो है वो एक थिक वाल बन जानी है। तो यही बताया गया है लेटरल कंजुगेशन के अंदर कि इसके अंदर दो फिलामेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक ही फिलामेंट के अंदर हो रहा होता है उनके एडजेसेंट सेल के अंदर। और अगर तो उभार बन के साइड से जो वो मटेरियल जाएगा तो वो इनडायरेक्ट होगा, और अगर डायरेक्ट उसमें से एक अपर्चर होता है, एक पोर होता है, अगर उसमें से फ्यूज़ कर जाएगा तो वो डायरेक्ट लेटरल कंजुगेशन के अंदर हम कंसीडर करते हैं। अब जर्मिनेशन कैसे होनी है इसके अंदर? वही बात जो हम पहले पढ़ के आए हैं कि जैसे ही वो ज़ाइगोस्पोर बनेगा तो उसके बाहर थिक वॉल होती है, उसकी 3 लेयर्स होती हैं। आउटर को हम एक्सोस्पोरियम कहते हैं, जो मिडल वाली लेयर होती है उसको हम मेसोस्पोरियम कहते हैं, और जो सबसे इनर वाली होती है उसको हम एंडोस्पोरियम कहते हैं, ठीक है? आउटर जो है वो सेलुलोज़ की बनी होती है, मेसोस्पोरियम के अंदर काइटिन भी होगी, और जो इनर होती है उसके अंदर भी सेलुलोज़ होती है। अच्छा जी, डायग्राम से सीखते हैं। देखें जी, हमारे पास एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, ये एक्चुअल में ज़ाइगोस्पोर बताया गया है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर होनी है मियोसिस, जिसकी वजह से 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन गए, ठीक है? इन 4 में से एक सिर्फ फंक्शनल है और बाकी 3 ने क्या हो जाना है, डीजनरेट हो जाना। तो जब डीजनरेट हो जाएंगे तो वो मतलब कि एक हैप्लॉइड जो है वो अब जाइगोट आप कह सकते हैं कि वो रह गया, और उसमें से वो जर्मिनेट करेगा और उसमें से एक नया फिलामेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शो किया गया कि उसमें से एक नया फिलामेंट जो है वो निकल रहा है। तो यही जो है वो टेक्स्ट के अंदर भी लिखा हुआ है कि जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, एक न्यूक्लियस 4 के अंदर डिवाइड होता है ड्यू टू मियोसिस, जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस वहाँ पर रह जाता है, जो बाद में बस्ट होता है और उसमें से एक जर्म ट्यूब निकलती है, और उस जर्म ट्यूब के अंदर रिपीटेटिव डिवीजन्स होती हैं और पूरा एक नया फिलामेंट स्पायरोगेरा का बन जाता है। तो बेसिकली ये इसके हवाले से हमने सारी डिस्कशन की। इसके हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।